हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टॉप एकेडमी। माई सेल्फ एकता मिश्रा। और बच्चों, हम लोग प्रीवियस की क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 75 समथिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और साथ ही साथ जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन नहीं किया था, मैं उन सारे टॉपिक्स को भी यहाँ पे क्लियर करते चल रही थी। देखिए, डिस्कशन तो हमने सारे टॉपिक्स पे कर लिया था। प्रीवियस वीडियोज में आपको सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी। हाँ, लेकिन जो शिक्षण के जो विधि थी, शिक्षण विधि जो थी, उसमें से हम कुछ विधियों के बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराई हूँ तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं डिटेल में। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। और आप लोग जो भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है ना, आप लोग उनको कहीं एक जगह नोट करके लिखते जाइए और कोशिश करिए कि सारे डेफिनेशन को आप लोग याद कर लीजिए। क्योंकि बच्चों देखिए, CTET का जो पेपर है वो थोड़ा इजी होता है, थोड़ा या काफी हद तक इजी होता है। अगर आपने अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया है, क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व किया, तो वो आप कर लेंगे। बट जो यूपी टेट का पेपर होता है वो थोड़ा सा जो उसका लेवल है वो टफ है, डिफिकल्ट है। और वहां पे पूरे सिलेबस से कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए ये किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए और चीजों को अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड। शिक्षण प्रक्रिया में किसे आश्रित चर कहा जाता है? तो शिक्षण प्रक्रिया में कल हम लोगों ने बात किया था आश्रित, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर की। तो शिक्षक जो होता है, शिक्षक एक हमेशा स्वतंत्र चर होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी कार्य को करने के लिए। छात्र जो है वो हमारा आश्रित चर होता है, क्योंकि शिक्षक जो भी परिवर्तन करेगा उसका प्रभाव हम लोग छात्र पे देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम यदि हम बात करें कि आश्रित चर क्या है, तो यहाँ पे जो आश्रित चर है वो हमारा छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि पाठ्य सामग्री वगैरह ये सब तो चीजें बात की बात है, लेकिन यहाँ पे चर की बात आती है तो उसमें मुख्यतः 3 चर के बारे में बताया गया है। पाठ्यक्रम हमारा मध्यस्थ चर होता है, स्वतंत्र चर हमारे शिक्षक है, और आश्रित चर हमारे विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये भी सही है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही होते हैं, ये भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, ये भी सही, क्योंकि शिक्षण विज्ञान और कला दोनों ही है। शिक्षण अनुदेशन है, यहाँ पे शिक्षण मिस्टेक हो गया, मैं इसको ठीक करके आप लोग को शेयर करूंगी। शिक्षण क्या है? अनुदेशन है। शिक्षण अनुदेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम केवल अनुदेश नहीं देते, यहाँ पे टीचिंग में हमें बकायदा बताना होता है एज अ टीचर। अगर आप लोग प्रैक्टिकली कुछ चीज तो ऐसी है जिसको आप लोग अगर प्रैक्टिकली सोचें, तो क्या आप लोग बीएड के दौरान जब टीचिंग इंटर्नशिप आप लोग का चलता था, क्या आप बस इंस्ट्रक्शन देते थे? वहां पे आपको विद्यार्थियों को एक्सप्लेन करना रहता होगा ना, एक्सप्लेन करके बताना कि जो कमियां आ रही है उसमें सुधार करना, रेमेडियल क्लासेस देना। तो ये सारी चीजें शिक्षण में आती थी। तो शिक्षण अनुदेशन नहीं है, बाकी सारी चीजें करते हैं। तो इसमें सत्य नहीं है, वो है हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? अब हम लोग शिक्षण सूत्र की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? पहला है ज्ञात से अज्ञात की। और हम लोग जब शिक्षण सूत्र के बारे में चर्चा किए थे तो हमने शिक्षण सूत्र पे बात की थी। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी एक शिक्षण सूत्र है। अंश से पूर्ण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर, ये तीनों ही शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्योंकि जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो पहले उनके प्रीवियस लर्निंग को देखते हैं, वो पहले क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम नई चीजों को ऐड करते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक पहले हम चीजों को विशिष्ट चीजें बताते हैं, फिर हम एक रूल पे ले जाते हैं। ये आगमन पे विधि है, आगमन पे के रिलेटेड है। सरल से जटिल की ओर, पहले हम सरल चीजों को बताते हैं, फिर हम जटिल पे ले जाते हैं। लेकिन जो अंश से पूर्ण विधि है, ये सीखने की विधि में आता है कि पहले हम चीजों को आंशिक रूप से सिखाते हैं, छोटे छोटे किसी पाठ या विषय को छोटे छोटे पार्ट में सिखाते हैं, फिर होल में सिखाते हैं। तो ये जो विधि है ये हमारी सीखने की विधि में आता है, ना कि शिक्षण सूत्र में आता है। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट, एक प्रभावशाली एक प्रभावशाली अध्यापिका, हेलो,
एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण है। पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उनको लगता है कि व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उनको अनदेखा कर देना, प्रत्येक बच्चों से संपर्क करना। तो एक अच्छी शिक्षिका में क्या होना चाहिए? तो आप लोग आई होप ऊपर का आप लोग समझे होंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी शिक्षिका के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी से संपर्क करे। ओके, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है प्रत्येक बच्चे से के संपर्क में रहना, क्योंकि पुस्तक से उत्तर लिखवाना वो तो बच्चा स्वयं कर लेगा। व्यक्तिगत अधिगम हम कराएंगे तो बाकी बच्चों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। विद्यार्थियों अगर बीच में कोई विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहा है तो वो ये समझ के अनदेखा कर देंगे कि ये क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर क्लास चलते टाइम विद्यार्थी ने कोई प्रश्न पूछ लिया, भाई बच्चे हैं उनमें जिज्ञासा होती है। आप लोगों ने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो बच्चे बचपन में जिज्ञासा बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है बच्चों में, इसलिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर हम उनके जिज्ञासा को ही दबा देंगे तो नेक्स्ट टाइम बच्चे कुछ पूछेंगे ही नहीं, ना ही कुछ बोलेंगे, क्लास में वो मुकबधीर जैसा बैठे रहेंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जो सही है वो है प्रत्येक बच्चे से संपर्क में रहना, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क स्थापित करना। ओके, इसके बाद है हमारा बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षा की परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश सृजन करने के लिए क्या कौन सा सही है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं है की बात करें बच्चों, जब भी आप लोग क्वेश्चन देखिए तो पहले क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए, समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग क्वेश्चन को आधा पढ़ के तुरंत आंसर निकाल लेते हैं, जबकि यहाँ पे हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जरूरी है, और यहाँ पे जो पेपर है वो ऑफलाइन ही होगा, सी टेट तो ऑनलाइन होगा खैर, लेकिन यूपी टेट तो ऑफलाइन होगा। वहां पे तो आपको मार्कशीट मिलेगी। तो इसमें हम ऐसा तो है नहीं, अगर ऑनलाइन हो रहा है तो हम अगर कुछ गलत कर दिए तो हम बैक जाकर उसको राइट भी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन पेपर है वहां पे हम हमारा जो सुधार है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से एक दो बार रीड करके आंसर। यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो हमारा जो राइट आंसर है, पहले हम लोग इसके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है अध्यापकों के प्रयास को स्वीकृत, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना और अध्यापक का सकारात्मक रुख। यहाँ पे अब पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, गलत की यहाँ बात की जा रही है। एक बार हम लोग फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छी कक्षा परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश सृजन में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ सही नहीं है की बात की जा रही है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड, बी, बच्चों के प्रयास को स्वीकृति करना। अगर हम बच्चे के प्रयास को की स्वीकृति करेंगे तो ये भी एक सृजनात्मक कक्षा होगी। अगर हम बच्चों को स्वीकार करेंगे तो ये भी शिक्षक के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम बच्चे को एक्सेप्ट कर लिए तो हम उसकी समस्याओं को समझेंगे। अध्यापकों का सकारात्मक रूप, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सही है। अगर टीचर्स पॉजिटिव रहेंगे तभी जो टीचिंग लर्निंग वर्क है वो बहुत अच्छा होगा, इंथुसियास्टिक होगा, उमंग के साथ बच्चे भी पार्टिसिपेट होंगे। लेकिन अध्यापकों के अनुसार कार्य करना ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर सृजनशील कक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग की बात आती है, ना कि वहां पे कोई एक अथॉरिटी आ जाए और जो वो कहे वही हमें करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम लोग सृजनात्मक कक्षा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट है,
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो क्या क्या परामर्श दिया जाएगा? पहला है, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेलकूद आदि खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रम पूर्व कार्य करने पर बल दें। अब यहाँ पे देखिए, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके ऑप्शंस भी बड़े अजीब से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हमारा क्या सही होगा। तो हम इसके लिए फिर से इस क्वेश्चंस को रीड करते हैं, अगेन हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ये है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है, कि कोई ऐसा बच्चा है जो लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है, तो उसके अभिभावकों की सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है। तो कैसा परामर्श देंगे? वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फोन, चलचित्र वगैरह का यूज ना करे, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पा रहे उनको जीवन संबंधित कठिनाइयों का वर्णन करे, और घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। इसमें जो राइट आंसर है वो ये है कि अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ये है हमारा राइट आंसर। अगर विद्यार्थी अध्यापकों की संगति में कार्य करेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा उसको गाइड मिलेगा, और टीचर के साथ साथ जो पेरेंट है वो भी थोड़ा निश्चिंत रहेंगे, थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, अभी तो क्वेश्चन और भी बड़े थे लेकिन मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब बच्चे कैसी त्रुटि करते हैं, इस कथन को कौन सा कथन सत्य होगा? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट ऑप्शन है, सॉरी। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यहाँ पे सत्यता की बात कर रहा है, ये बात बहुत सही है कि देखिए, पहला तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक बार हम फिर से रीड कर रहे थे, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे जो त्रुटि करते हैं उसमें से कौन सा कथन सत्य है? एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अगर हम बच्चों की त्रुटि पे ध्यान नहीं देंगे तो हम जानेंगे कैसे कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, बच्चा कितना गलत कर रहा है, कितना सही कर रहा है। तो ये तो सरासर गलत हो गया। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, इसको ये शिक्षक के लिए थका देने वाला होगा, इसको अनदेखा कर दे, ये भी बिल्कुल गलत है। हम क्यों अनदेखा करें? बच्चे खैर त्रुटि करें तो हमें भैया पेंशन क्यों मिल रहा है? हमें जो सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो किस लिए मिल रहे हैं? सिखाने के लिए ही ना मिल रहे हैं, तो ये थकान देने वाला ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन आ गया। इसके बाद है हमारा, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारे जा सके इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे को जब पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत, तो बच्चा क्या सुधारेगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने में योग्य नहीं है तो वो यह संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी अगर सफल नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहां पे शिक्षक की फेलियर को ये दर्शाता है कि शिक्षक ही फेल है, इसलिए विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं इसीलिए विद्यार्थी फेल हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी कमजोर है तो ये घूम फिर के शिक्षक पे ही होता है। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी की प्रत्येक त्रुटि पे ध्यान दे, उसको सुधारे, उनको पर्सनल भी गाइड करे, काउंसलिंग दे, अगर कोई समस्या है तो उसको भी समाधान करने की कोशिश करे, अगर और ज्यादा दिक्कत है तो वो उसके घर पे भी बातचीत कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? वैसे शिक्षक के लिए तो हर कार्य ही चुनौती भरा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना,
शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा चुनौती होती है वो होता है क्लासरूम मैनेजमेंट, जो होता है सबसे टफ कार्य होता है एक टीचर के लिए, क्योंकि अगर आपका क्लास मैनेज है तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि विद्यार्थी भी आप पे मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान देंगे। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक क्रिया की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह किसने कहा था? शिक्षक जो है, अब देखिए ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेशन वाले से आप कितना डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक, तो इसमें पूछा है शिक्षक क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसने कहा था? तो ये जो है ये है हमारे B.O. स्मिथ ने इस परिभाषा को दिया था। ठीक, राइट आंसर है हमारा B.O. स्मिथ। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये काफी पुराने क्वेश्चंस है और सारे के सारे क्वेश्चन ये स्टेट टैट, किसी भी स्टेट टैट में ये जरूरी, ये पर्टिकुलर केवल वहां से रिलेटेड नहीं, केवल यूपी टैट से रिलेटेड नहीं, ये प्रत्येक स्टेट टैट, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी टैट हो गया, ये सारी चीजों का निचोड़ है। तो आप उसको क्वेश्चन को आप कुछ भी भूल जाइए, लेकिन आप क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा, उसको आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, खुद भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उस पर फोकस करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में जो शिक्षक है उसकी क्या मुख्य भूमिका होगी? शिक्षक की भूमिका होती है सिखाने के लिए होती है, सिखाने हेतु अच्छी सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। इसमें जब शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में केवल ऐसा तो है नहीं केवल कुछ पर्टिकुलर विषय ले, जब हम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं तो वो पूरा एक हमारा ब्रॉड ग्रुप है जहाँ पे सबकी बात की जाती है। तो अच्छे शिक्षा अधिगम की यह भूमिका होती है, अच्छे शिक्षक की यह भूमिका, अच्छे टीचिंग की ये भूमिका होती है कि सीखने हेतु एक अच्छा सुलभकर्ता बन सके, क्योंकि एक अच्छा सुलभकर्ता ही अच्छा शिक्षक कहलाता है, जहाँ पे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आए, आप जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं वो उसके बीच कोई हिंड्रेंस ना उत्पन्न हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। इस व्यवहार को क्या कहते हैं? जिसमें बालक देख के सीख रहा है। तो हेलो, जब हम लोग लर्निंग थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने कुछ सिद्धांत के बारे में बात की थी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, प्रायोगिक अधिगम का सिद्धांत, आकस्मिक सिद्धांत। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे और लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। जो बैंडूरा का सिद्धांत है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जो व्यक्ति है, जो बालक होते हैं, वो नकल के द्वारा, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, वो अपने समाज से सीखते हैं। ओके, तो ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कुशलता से संबंधित है? शिक्षा की जो स्किल होते हैं कौन सा टीचिंग स्किल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे शिक्षण की कुशलता, तो यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी। तो जो भी टीचिंग से संबंधित है यहाँ पे आएगा ये सभी, क्योंकि अगर हम अच्छे टीचिंग की बात करें तो वहाँ पे ये चारों ही होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे राइट आंसर है हमारा। देखिए बच्चों, एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो सब कर लेता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन बहुत ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा झेलाऊ हो जाते हैं, मतलब जिसको हम 4 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, लेकिन वो समझ ही नहीं आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको कई बार पढ़ के तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप क्वेश्चन को समझे रहेंगे, सॉल्व किए रहेंगे, तो आप
वो अच्छे से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक। मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक में क्या होता है, इसलिए यहाँ पे रुक गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में कि ज्ञान के द्वारा शिक्षक का क्या होगा, बालकों के व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करेगा शिक्षक, या उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, छात्रों में उचित शिक्षा विधियों का चयन करता है छात्रों के लिए, अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करता है, या उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे शिक्षण के लिए मनोविज्ञान के ज्ञान शिक्षक को क्यों दिया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वो बच्चों की रुचियों, उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व, उनके अधिगम क्षमता को कैसे जान पाएगा। इसीलिए हम लोग बीएड में साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के माध्यम से एक शिक्षक जब उसमें कई सारे इसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हम लोग मतलब ये बिहेवियर का साइंस है, साइंस ऑफ बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है ये व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए कहीं भी आप जाइए, किसी भी फील्ड में जाइए, वहां पे साइकोलॉजी पढ़ना कंपलसरी होता है। अगर आप एमबीबीएस में जाइए, एमबीए में जाइए, एनी फील्ड में आप जाइए, वहां पे साइकोलॉजी पढ़ना कंपलसरी है। इसीलिए और एक शिक्षक के लिए साइकोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर के पास साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चों के समझने के लिए, बच्चों की रुचि को समझने के लिए, उनकी व्यक्तिगत कुशलता को समझने के लिए, उनकी मानसिक क्षमता को समझने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अगर टीचर मनोविज्ञान के बारे में जानता है तो बालकों में भिन्नता को भी जान लेगा, किस बच्चे के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए वो ये भी समझ लेगा। साथ ही साथ अनुशासन की प्रवृत्ति विकसित करना, कैसे हमें क्लास को अनुशासित करना है, कैसे हमें क्लास को मैनेज करना है, ये सारी चीजें भी वो सीख लेगा। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी। शैक्षणिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है शिक्षा विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना, शिक्षण सामग्री में सुधार करना। यहाँ पे अगर हम सर्वांगीण सुधार की बात करेंगे, बालक का सर्वांगीण विकास, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि सामाजिक स्तर के तो वैसे नहीं, अगर सर्वांगीण बात करेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो बालक का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कथन किसने कहा था? देखिए, ये मैं जब हम लोग टीचिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो टीचिंग में एक डेफिनेशन भी था, आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है कि यहाँ पे एक जगमग प्रक्रिया, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया जो टीचिंग है वो एक जगमग प्रक्रिया होती है। जो जग है, जग मतलब पूरे जग का ज्ञान शिक्षक के पास होता है, और शिक्षक एक मग ज्ञान उसी बड़े से कंटेनर से आधा मग ज्ञान विद्यार्थी को देता है। तो विद्यार्थी जो हो गया वो एक खाली मग हो गया, और जो शिक्षक है वो भरा मग है, उसके पास ज्ञान का भंडार है। तो इसे जगमग प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दो व्यक्तित्व होते हैं, एक व्यक्ति कम परिपक्व होता है और एक व्यक्ति अधिक परिपक्व होता है। तो जो अधिक परिपक्व वाला व्यक्ति है वो कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षा देता है। तो इस डेफिनेशन को किसने कहा था, यहाँ पे पहले से ही टिक है, इस डेफिनेशन को आर.एच. मॉरिसन ने बताया था। मॉरिसन का सिद्धांत है ना, हम लोग टीचिंग लेवल की बात किए थे, मॉरिसन, बिग एंड हंट, ये मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल इसमें यहाँ पे आते हैं मॉरिसन। तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा लेवल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी विषय से संबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे? अगर आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसी में तुरंत पढ़ाने के दौरान ही कोई विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप क्या करेंगे? एक टीचर के रूप में आप उसको डांट के भगा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप उसको दंड देंगे, या फिर आप कहेंगे कि ऐसे फालतू टाइप के प्रश्न मत पूछा करो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, कक्षा में अगर हम इस पे सोचे, थोड़ा तर्क लगाए, तो यहाँ पे क्लासरूम में बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो चाहते हैं कि उनके जिज्ञासा को शांत किया जाए, इसीलिए बच्चे प्रश्न पूछते हैं।
तो एक अच्छे शिक्षक होने के नाते यहाँ पे हमारा ये कर्तव्य होगा कि हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, क्लास के बाद हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, जिससे कि एक टीचर को भी मौका मिल जाएगा, अगर उसको उस विषय के बारे में नहीं पता है तो वो सर्च कर लेगा, गूगल वगैरह देख लेगा, और इससे एक चीज और होगा कि हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके, इसमें जो राइट आंसर होगा वो है, आप ये कहेंगे, आप बहुत ही विनम्रतापूर्ण ये कह सकते हैं कि कक्षा के बाद मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक के लिए उचित है। अगर हम चाहते हैं कि क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे तो एक टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, क्या सही होगा? आप बच्चों से श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, बच्चों को कहानी सुनाएंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, आप क्या करेंगे? क्लासरूम को एक अच्छे कुशल शिक्षक में आपको क्या करना है? कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे या क्या करेंगे? श्यामपट्ट का प्रयोग, कहानी सुनाना, चर्चा करना, प्रश्न पूछना। इसका राइट आंसर बच्चों होगा चर्चा में प्रश्न पूछना। क्योंकि देखिए, श्यामपट्ट का प्रयोग हम अब अपने ही बारे में प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकली अगर मैम क्लासरूम में कुछ ना करें, बस आके ब्लैक बोर्ड पे लिखती जाए तो बच्चे इससे बोर हो जाते हैं। अगर कहानी सुनाए तो हमें यहाँ ये भी देखना है कि बच्चों का लेवल कैसा है। अगर छोटे बच्चे तो वो कहानी सुन लेंगे अच्छे से, लेकिन आजकल के तो छोटे बच्चे भी कहानी ही सुनते हैं। चर्चा करना है तो ये अब एक पक्षीय चर्चा हो रही है, द्विपक्षीय हो रही है, किस विषय पे चर्चा हो रही है, ये थोड़ा सोचने वाला हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछना जब होता है, जब हम प्रश्न पूछने की बात करते हैं, यहाँ पे टीचर विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। विद्यार्थी भी प्रश्न पूछ सकता है और शिक्षक भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न पूछने के माध्यम से कई सारी जो भी समस्या होती है, जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, और साथ ही साथ क्लास काफी इंटरेक्टिव बनी रहती है, और आप ऐसी क्लास को आप बहुत लंबे समय तक आराम से पढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपके पास कंटेंट अच्छा हो, आपके पास उस विषय का अच्छा ज्ञान हो। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमें 100+ का हमारा टारगेट है, इसके बाद हम और भी क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का ये है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियम, उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो इसमें जो सबसे एप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है, और हमें भी आई थिंक आंसर भी यही होगा, जो सबसे उपयुक्त है वहां पे है अनुशासन। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियम, उपस्थिति देखिए, अगर यहाँ पे उपस्थिति आ गया इससे अनुशासन अगर सिंगल होता तो हम अनुशासन पे लगाते। गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, यहाँ पे भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता इसमें राइट होगा। पहले मुझे लगा था ये अनुशासन होना चाहिए, लेकिन हेलो, यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार हमें ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु की कठिनाई का स्तर। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है हमारा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगर क्लासरूम में विद्यार्थी पूरी तरह से सक्रिय है, सक्रिय सहभागिता दे रहे हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो आज हमारा इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट की क्लासेस में मैं कुछ और भी क्वेश्चन लाऊंगी जो टीचिंग मेथड से रिलेटेड होगा। देन हम लोग मंडे से हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, एंड देन जो बीच में कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं, जो मुझे लगता है कि मुझे बताई तो मैं सब कुछ हूँ, लेकिन थोड़ा और डिटेल करना चाहिए, तो देन हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बाद थोड़ी चीजों को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, आप उसको प्लीज 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 रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए,
क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, नोट्स बनाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। ओके, थैंक यू।